ठीक, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है इतिहास का, वो है फ्रांसीसी क्रांति, है कि नहीं। उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे, आज डिस्कस करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति देखोगे क्या है, पहली बात ध्यान से याद रखना कि फ्रांस देश की क्रांति पूछा जाए। फ्रांसीसी क्रांति किस देश की क्रांति? फ्रांस की क्रांति को नाम दिया गया है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति की घटना क्यों हमारे 9th क्लास में पढ़ने को दिया गया? कुछ तो कारण होगा, बिना कारण को तो फ्रांस की क्रांति का हमको यहाँ पढ़ने का कोई उचित है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, फ्रांस की क्रांति में ऐसा क्या हुआ जो पूरे देश को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को भी सोचने को मजबूर कर दिया। कुछ नई नई चीजों का इन्होंने शुरुआत कर दी इस क्रांति में। ठीक है, इसलिए फ्रांसीसी क्रांति को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम जानेंगे फ्रांसीसी क्रांति है क्या, कैसे शुरुआत हुई, फिर उसका असर कहाँ कहाँ कैसे कैसे पड़ा, उसके बारे में जानकारी। तो पहले हम जानेंगे कि फ्रांस में जो क्रांति हुई उसका कुछ परिचय हम लोग बात करते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति का पहला जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो है परिचय। इसके परिचय के ऊपर जानेंगे इसका परिचय क्या है इस क्रांति का, इसको फ्रांसीसी क्रांति बोलेंगे, कब शुरुआत हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, इसके बारे में हम लोग जानकारी ध्यान से आता है। ठीक, तो एक बात ध्यान से सुनना, फ्रांस में क्या हुआ था कि लोगों में यह अफवाह फैल गई थी कि फ्रांस के जो राजा हैं लुई 16, उन्होंने क्या किया है कि लोगों को मारने का अधिकार, यानी नागरिकों के ऊपर गोलियां चलाने का अधिकार दिया है। और इससे क्या हुआ कि लोगों में जो है राजा के खिलाफ ढेर सारी जो है आक्रोश पैदा हुई, और इसी का आक्रोश का नतीजा हुआ कि लोगों ने एक समूह बनाया, और वो लोगों का समूह था 7000 लोगों का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 7000 लोगों का इन्होंने एक जन सेना बनाई थी। ठीक है, वहां की आम जनता ने, फ्रांस, ठीक है, और राजा ने अपना जो फौज था उनको गोलियां चलाने का आदेश, यानी शहर में घुसने का आदेश दिया था। और वो किस शहर में? तो फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस शहर में घुसने का आदेश दिया था। और इसी आदेश के चलते लोगों ने ये सोच लिया, अफवाह फैल गई कि अब जो है पेरिस शहर में जितने भी लोग हैं सारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दिया जाएगा। ठीक, तो पूछा जाएगा कि लोगों ने कितनी सेना बनाई थी? 7000 लोगों की जन सेना बनाई थी फ्रांस के लोगों ने। पेरिस शहर में जो है फौज को घुसने का आदेश दिया गया था राजा के द्वारा, फौज को घुसने का आदेश दिया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान देना। ठीक, अब क्या किया गया कि लोग गुस्से में थे, गुस्से में इसलिए थे कि नागरिकों को मारने का विचार क्यों है राजा महाराज। तो लोगों ने 7000 की जो सेना बनाई, ये जगह जगह पर जाके तोड़फोड़ करने लगी, जगह जगह पर जाकर घुस के जो हथियार रहते थे राजा के, उनको लूटने का काम किया जाएगा। और इसी कड़ी में इन लोगों ने क्या किया, बास्तिल एक किला था, और इस बास्तिल किले पर इन लोगों ने अटैक कर दिया। और बास्तिल किले पर आक्रमण करने के बाद जो इस बास्तिल किले में एक जेल थी, और उस जेल में 7 कैदी थे। उन 7 कैदियों को जो है छोड़ा लिया गया इस आम नागरिक जन सेना के द्वारा। और उनमें से एक जो कमांडर था उस जेल का, एक कमांडर को मार दिया गया, कमांडर को मारा गया, है कि नहीं। और ये घटना जिस दिन हुई थी, इसी घटना को बोला जाता है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। वो है 14 जुलाई 1789। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो बताना है 14 जुलाई 1789 फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत, इसी को माना जाता है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत माना जाता है। 14 जुलाई को प्रत्येक साल जो है फ्रांस अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, 14 जुलाई को अपना इंडिपेंडेंस डे भी मनाते हैं, ये बात ध्यान रखना है। को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 14 जुलाई 1789, ये बात ध्यान रखना है। बास्तिल किले में कितने कैदी थे? 7 कैदी, जिनको बाहर निकाला गया था 7000 जनसेना के द्वारा। कमांडर को मार दिया गया। इसी घटना को इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये बात, ये है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, ये है इसका परिचय वाला पार्ट। तो ये बात ध्यान रखना है कि फ्रांसीसी क्रांति में कितने जनसेना तैयार की गई थी? ध्यान रखना, 7000 जनसेना तैयार की गई थी। किस शहर में जो है फौज को घुसने का आदेश दिया गया था? पेरिस शहर, ये फ्रांस की राजधानी है।
ये बात ध्यान रखना है। फ्रांस की राजधानी का नाम है पेरिस, और ये जो फ्रांस की राजधानी है, इस पेरिस को कहा जाता है विश्व का सबसे सुंदर शहर। ध्यान रखना है, विश्व का सबसे सुंदर शहर अगर पूछा जाए तो किसको कहा जाता है? पेरिस को कहा जाता है। ठीक, विश्व का सबसे सुंदर शहर पेरिस में जो है कई सारी चीजें हैं, ध्यान रखना है। पेरिस में रबड़ का रोड है, ध्यान रखना है। रबड़ का सड़क जो है कहाँ स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। पेरिस में ही एक टावर है जिसका नाम है एफिल टावर। एग्जाम में भी कई बार पूछा जा सकता है कि एफिल टावर जो है किस देश में स्थित है? तो पेरिस में स्थित है एफिल टावर। ये भी बात आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रांस का जो करेंसी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की जो मुद्रा, ठीक है, फ्रांस की मुद्रा क्या है ये बात ध्यान से याद रखोगे, ठीक है। फ्रांस की मुद्रा अभी वर्तमान की बात करें, फ्रांस की मुद्रा तो वह है यूरो। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। और पहले क्या थी फ्रांस की मुद्रा? पहले जो थी वो थी लिब्रे। पहले क्या थी? लिब्रे, जिसे 1794 में हटा दिया गया, लिब्रे को समाप्त किया गया। 1794 में लिब्रे को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ये बात ध्यान से याद रखिए, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इस बार पूछा जाएगा एग्जाम में कि फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त किया गया था? 1794 में उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। दूसरी बात, फ्रांस पूछा जाए किस कॉन्टिनेंट में आता है, कौन सा महादेश में आता है? तो फ्रांस जो है वो यूरोप महादेश का एक देश है। यूरोप महादेश का एक देश है। यूरोप महादेश का एक देश है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। के बारे में पूछा जाता है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो है पेरिस में स्थित है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड कल्चरल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये स्थित है पेरिस में, ठीक। इतना सारा चीज आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। एग्जाम, फ्रांस से रिलेटेड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, है कि नहीं? इसको ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन, तो ये था हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट फ्रांसीसी क्रांति का। अब हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, ठीक है। कैसे ये आया, कैसे नहीं आया, ये हो गया लिखा हुआ, ठीक। तो पहला जो टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति का वो है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, है कि नहीं? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था, पहले उसका बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि फ्रांसीसी क्रांति को आगाज करना पड़ा, ठीक। अब एक बात क्या थी कि 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में फ्रांस का एक व्यक्ति राजा बनता है जिसका नाम है लुई 16वां। लुई 16वां जो है फ्रांस के राजा बनते हैं। 1774 में जैसे ही लुई 16वां फ्रांस के राजा बनते हैं, उसकी एज थी, उसकी जो उम्र थी वो 20 वर्ष थी। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा सकता है उसकी उम्र कितनी थी। इनकी पत्नी का जो नाम था, वो पत्नी का नाम था मैरी एंटोनेट, मैरी एंटोनेट, ठीक है। इसकी पत्नी जो थी वो किस देश की रहने वाली थी? तो ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी। ये बात ध्यान रखना, पूछा जाएगा इसकी पत्नी किस देश की निवासी थी? ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी, ठीक। दूसरी बात आप ध्यान से देखना है कि इसको जो 74 में जैसे ही राजा बन गया लुई 16वां फ्रांस का, है कि नहीं, शादी हो गई, 20 साल में, पत्नी का नाम मैरी तो ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी, है कि नहीं। इसके बाद यह देखा कि जैसे वो राजा बने उसका राजकोष खाली मिला। राजा जो है तब तक रूल नहीं कर सकता जब उसका राजकोष खाली रहे, इसीलिए उन्होंने देखा कि राजकोष उनको खाली मिला। अब फंड नहीं रहेगा तो राजा कैसे काम, कोई भी चीज करेगा। राजकोष उसको क्या मिला? खाली मिला। और इस खाली मिलने के कई कारण थे, ठीक है। राजकोष खाली था, इनके कई कारण थे राजकोष खाली मिलने के। उनमें से पहला कारण क्या था? युद्ध, युद्ध के चलते खाली हो गया था। दूसरा कारण क्या था? इसकी जो पत्नी थी मैरी एंटोनेट, मैरी एंटोनेट बहुत खर्चीली थी, बहुत खर्चीली थी,
इसके वजह से भी इनका खर्चा काफी ज्यादा। राजा की बेटी को हम सुख सुविधा तो चाहिए नहीं, है कि नहीं, इसलिए बहुत सारा पैसा इसमें भी खर्च हो जाता था, किसका, लुई 16 का। तीसरा बात क्या था, इन्होंने 10 अरब लिब्रे 10 अरब लिब्रे जो है वो अमेरिका को लोन दे के रखा था। 10 अरब लिब्रे अमेरिका को, ठीक है, अमेरिका को लोन दिया। ठीक, जब 10 अरब लिब्रे लोन दिया, इतना युद्ध में खर्च हो गया। ऐसा क्यों दिया था लोन? क्योंकि एक चीज देखोगे कि ब्रिटेन जो है ना, वो पूरे यूरोप के छोटे छोटे जितने देश हैं या जो कमजोर देश हैं उनके ऊपर कब्जा करता था और वहां के रिसोर्सेस यानी वहां के संसाधन का उपयोग करता था। इसी कड़ी में देखेंगे तो ये जो फ्रांस है और अमेरिका, इन दोनों का साझा जो शत्रु था, दोनों का साझा शत्रु था वो था ब्रिटेन, यानी फ्रांस और अमेरिका। ठीक, इन दोनों का साझा शत्रु था ब्रिटेन, साझा शत्रु था ब्रिटेन। और इस ब्रिटेन ने अमेरिका पर कब्जा किया था। अमेरिका पर 13 बस्तियां थी। कितनी बस्ती थी? 13 बस्ती। जब ब्रिटेन ने कब्जा किया था अमेरिका के ऊपर तो उस समय 13 बस्तियां थी और 13 बस्ती को कब्जा किया था किसने? ब्रिटेन ने, और वहां पर रूल कर रहा था। ठीक, फ्रांस के साथ भी कई बार ब्रिटेन ने बैटल किए थे, युद्ध किए थे। इस वजह से ये फ्रांस और अमेरिका दोनों ने मिलकर सोचा कि हम क्यों ना ब्रिटेन, दोनों हम लोग का जो है दुश्मन है, साझा दुश्मन, इनको कैसे हम लोग अपने देश से बेदखल करें। इसमें फ्रांस ने मदद की थी अमेरिका को 10 अरब लिब्रे, है कि नहीं, 10 अरब लिब्रे लोन दिया था। बोला था जितना पैसा खर्च होगा लड़ाई में हम तुमको देने के लिए तैयार हैं। तो 10 अरब लिब्रे अमेरिका को लोन दिया, लेकिन अमेरिका ने वापस फुट्टी कौड़ी नहीं दी थी फ्रांस को। बाद में 1 रुपया वापस नहीं किया था अमेरिका ने, किसको? फ्रांस को। ठीक, अब देखो इतने सारे जो काम हो रहे हैं तो राजकोष तो खाली होना ही, तो ये कारण थे राजकोष खाली होना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, बोल सकता है कि निम्न से कौन राजकोष खाली होने का कारण नहीं है। 3 ऑप्शन यहाँ से दे देगा, एक कोई दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा, है, तो आपको ध्यान रखना इस बात का। दूसरी बात क्या है, पहले से फ्रांस के राजा ने 2 अरब लिब्रे लोन और ले रखा। 2 अरब लिब्रे जो है राजा ने पहले से ही ले रखा था। राजा ने पहले से ही ले रखा था, पहले से ही कर्ज था। और इसके ऊपर जिसके ऊपर कर्ज लिए थे वहां के जो व्यापारीगण थे, वो व्यापारी कहते थे कि अब हम इसका जो इंटरेस्ट है, इसका ब्याज 10% लेंगे। इसका ब्याज कितना प्रतिशत लेंगे? 10% ब्याज लेंगे, तब जाके मानेंगे, अन्यथा नहीं मान सकते। ऐसे में राजा के ऊपर बहुत बड़ा फाइनेंस का, वित्त का जो है स्थिति भयावह पैदा होता है। और इसी भयावह स्थिति पैदा होने के कारण कई सारे नियम राजा ने बनाए। कई सारे क्या बनाए? नियम राजा ने बनाए। और उसी नियम के तहत जो है अब यहाँ पर स्थिति अब धीरे धीरे अब कमजोर होगी, लोग जो है व्याकुल हो जाएंगे। क्योंकि फ्रांस के राजा ने के पास एक ही ऑप्शन है सिवाय इसको जो है इन सारी चीजों का हैंडल करने का, कि टैक्स को बढ़ाया जाए। फ्रांस में जो टैक्स लिया जाता था लोगों से, इस टैक्स को बढ़ाने के ऊपर विचार किया जाएगा। और अंततः फाइनली जो है फ्रांस के राजा ने ये विचार किया कि अब जो हम टैक्स ही एक वो जरिया है जिसके द्वारा हम अपना जो है काफी ज्यादा इनकम को प्राप्त कर सकते हैं और हम सारी चीज को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, देखो राजा के पास बहुत बड़ा दरबार होता है कि नहीं? वर्साई का जो महल है वहां पर उसका दरबार चलता था। और वहां पर जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने ऑफिसर काम कर रहे हैं, जितने फौज काम कर रही है, इन सारे लोगों को तो सैलरी देना है ना। इन सारे लोगों को यदि वेतन नहीं दिया जाए तो सारे लोग काम करेंगे राजा के लिए? नहीं करेंगे। इस वजह से राजा को मजबूरी बन गई कि हमको कहीं से कहीं ना उसको व्यवस्था करना होगा पैसा का। और उन्होंने एक उपाय ढूंढा, बोला कि अब हम टैक्स बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? टैक्स बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि टैक्स बढ़ाने के सिवाय मेरा कोई उपाय नहीं। ठीक, अब जो टैक्स बढ़ाएंगे, किसके ऊपर बढ़ाएंगे, कौन कौन टैक्स देते थे, इनके ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे फ्रांसीसी समाज के बारे में। फ्रांस का जो समाज था वो बड़ा विचित्र था।
फ्रांस का समाज जो था वो बड़ा विचित्र था, क्योंकि फ्रांस का समाज को 3 भाग में बांटा गया। ठीक है, तीनों भागों को स्टेट के नाम से जाना जाता है। पहले वाले को प्रथम स्टेट, दूसरे वाले को द्वितीय स्टेट कहा जाता है, तीसरे वाले को तृतीय स्टेट, प्रथम स्टेट में देखोगे तो ये आते हैं कुलीन वर्ग, द्वितीय स्टेट में आते थे पादरी वर्ग, तृतीय स्टेट में कई सारे लोग आते थे। इनमें देखेंगे बड़े व्यापारी, व्यवसायी, ठीक है, उसके बाद वकील। इनमें और इसमें भी देखेंगे 3 पार्ट था। उनमें से ये पहला जो पार्ट था वो इसमें था। इसका दूसरा जो पार्ट था, इस दूसरे फेज में थे कारीगर, बड़े किसान। ठीक है, 3 स्टेट को 3 भाग बांटा गया। और लास्ट वाला जो पार्ट था इसमें भूमिहीन किसान, मजदूर, ठीक है, छोटे किसान, छोटे किसान, ये सारे लोग जो थे तृतीय स्टेट में आते थे। और ये तीनों स्टेट में देखेंगे तो इनमें से ये थोड़े जो थे वो रिच थे, ये थोड़े समृद्ध व्यक्ति कहलाते थे, बाकी ये दोनों लोग थे बहुत ही गरीब। ठीक, तो पूछा जाए फ्रांस का समाज कितने भाग में बांटा हुआ? 3 भाग में। कुलीन वर्ग प्रथम स्टेट को, द्वितीय स्टेट को पादरी वर्ग, तीसरे स्टेट को तृतीय स्टेट बोलते थे। व्यापारी, बड़े व्यवसायी, वकील वगैरह आते थे, कारीगर, बड़े किसान, भूमिहीन किसान, मजदूर। उनमें से देखोगे कि ये जो दोनों वर्ग है ना, कुलीन और पादरी, ये दोनों कर नहीं अदा करते थे, कर राज्य को अदा नहीं करते थे, कर राज्य को अदा नहीं करते थे, अदा नहीं करते थे। ठीक है, टैक्स जो है वो पे नहीं करते थे। टैक्स कौन अदा करते थे? तृतीय स्टेट वाले। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर अदा कौन से स्टेट करते थे? तृतीय स्टेट वाले करते थे। ठीक है, अब देखो ये लोग जो है बड़े कैटेगरी के लोग हैं, इन लोग हाईली क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं। इन लोगों के ऊपर टैक्स जबकि लेना चाहिए लेकिन नहीं दिया जाता, यही लोगों से टैक्स लिया जा रहा है, ये बड़ी समस्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें फ्रांस का जो समाज है, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, इन दोनों से टैक्स नहीं वसूला जाता, जबकि तृतीय से वसूला जाता है टैक्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से 2 वर्ग हैं जिनको टैक्स नहीं दिया जाता था फ्रांस में, तो ध्यान रखना कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग। ठीक है, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग। ठीक है, कुलीन वर्ग किसको बोलते थे ध्यान रखना, तो कुलीन वर्ग को कहा जाता था जो राजा के सगे संबंधी जो होता थे, ठीक है, या इसके मंत्री जो होते थे वो कुलीन वर्ग से आते थे। जबकि पादरी वर्ग वो लोग थे जो चर्च में पूजा करते थे, चर्च में काम करते थे, या चर्च का जो अनुयायी थे, ये सारे लोग पादरी वर्ग में आते थे। ठीक है, राजा के सगे संबंधी मंत्रीगण ये सारे कुलीन वर्ग के अंतर्गत आते थे। और द्वितीय स्टेट जो पादरी वर्ग है वो चर्च में पूजा करने वाले या उनके अनुयायी लोग आते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है फ्रांस के जो तृतीय स्टेट के लोग हैं, तृतीय स्टेट के लोग, ये लोग से टैक्स लिया जाता था। और वो टैक्स 2 प्रकार के। तृतीय स्टेट को जो टैक्स पे करना होता था 2 प्रकार के। एक को कहा जाता था प्रत्यक्ष कर और दूसरे को कहा जाता था अप्रत्यक्ष कर। ठीक है,
अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर देखोगे तो इनके दो टाइप्स थे प्रत्यक्ष कर। एक को बोला जाता है टाइद और दूसरे को बोला जाता है टाइद। ठीक, टाइद कहते हैं उसको जो चर्च को चुकाए जाने वाले कर, चर्च को चुकाए जाने वाले कर को टाइद कहा जाता है, टाइद कहा जाता है। ठीक है, जो चर्च वाले वसूलते थे कहा जाता था। जबकि टाइड कहा जाता था सीधे राज को अदा करने वाला कर, सीधे राज को अदा करने वाला कर, अदा किया जाने वाला कर, किया जाने वाला कर, उनको कहा जाता है टाइड। ठीक, अप्रत्यक्ष कर दो चीजों के ऊपर लगती थी, एक है नमक और दूसरा है तंबाकू। ठीक है, तो नमक और तंबाकू इन दो चीजों के ऊपर जो है वो अप्रत्यक्ष कर लिया जाता था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन पूछा हुआ के बाद कि अप्रत्यक्ष कर किन दो वस्तुओं पर लगाई जाती थी, तो नमक और तंबाकू इनके ऊपर जो है अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता था। जबकि प्रत्यक्ष कर दो प्रकार के, टाइड और टाइड। टाइड जो है चर्च को चुकाया जाने वाला कर था, एक धार्मिक कर था। ये भी किस प्रकार का कर है, धार्मिक कर। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन एक धार्मिक कर। ध्यान रखना है, टाइड जो है धार्मिक कर है और टाइड जो है सीधे राज को अदा किया जाने वाला कर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब आगे बात करेंगे, देखेंगे कि फ्रांस में जो है ना, फ्रांस में किसान 90%। फ्रांस में कितना प्रतिशत किसान? 90%। इनमें से देखेंगे 60% जो किसान है, 60% किसान है कि नहीं, 60% जो खेत है वो खेत है किनका, या तो पादरियों का, या तो कुलीन लोगों का, या तो फिर बड़े व्यवसायी का है, बड़े व्यवसायी लोगों का है। ठीक है, तो 60% जो खेत देखेंगे तो पादरी लोगों का है, या तो कुलीन का, या बड़े व्यवसायी के। बहुत ही कम प्रतिशत जो खेत है जो किसान लोगों के हैं, छोटे छोटे किसान लोगों के। अब ध्यान से, ज्यादातर लोग किसान है लेकिन अपना उसका खेत नहीं, दूसरे का खेत पर वो खेती करते हैं और फिर उसको टैक्स पे करते हैं। इनमें से ज्यादातर जो उसका जो है वो तो टैक्स को चुकाने में ही उसका सारा फसल चल जाता था। ठीक है, ऐसे में किसानों की हालत क्या हो जाती थी, यहाँ बहुत खराब हो जाते थे। ऊपर से क्या किया गया, टैक्स बढ़ाने की बात कही जा रही है, किसके द्वारा? लुई सोल्वा के द्वारा। जब टैक्स बढ़ाने की बात की जाएगी और टैक्स पे करेंगे कौन, तो किसान भी करेंगे, तृतीय स्टेट वाले ही करेंगे। ऐसे में क्या किया गया कि लोगों ने जोरदार विरोध किया कि हम लोग टैक्स को पे तो हम लोग कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग पास खुद की तो जमीन है ही नहीं, इस वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और दूसरी बात क्या किया गया कि ये जो कुलीन और पादरी बड़े व्यवसायी जो हैं उनका खेत है, वो तो ज्यादातर हमको टैक्स में वसूल कर देते हैं, तो फिर हम टैक्स तो नहीं दे पाएंगे राजा। ऐसे में ये जो कंट्रोवर्सी और विवाद स्टार्ट हुआ, ये विवाद धीरे धीरे आगे तब बढ़ गई जब आगे देखेंगे लोगों के लिए, यहाँ देखेंगे समस्या तब होगी जब पावरोटी के दाम बढ़ने लगे, अनाज के दाम बढ़ने लगे, महंगी होते जाने लगी चीजें जो है काफी ज्यादा मात्रा में, तब लोगों के खाने के लाले पड़ने लगे, जिस वजह से स्थिति और ज्यादा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तब लोगों को एक संघर्ष करना पड़ेगा, इसका नाम दिया गया अगला टॉपिक जीने का संघर्ष। एग्जाम में हम लोग कब लिखे हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे जीने का संघर्ष जो टॉपिक है उसके ऊपर। ठीक, तो जीने का संघर्ष में देखें तो 1715 में जो फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो 2.3 करोड़, जबकि 1789 में 2.8 करोड़ होगी। किसी देश में अगर यदि जनसंख्या में वृद्धि होती है तो वहाँ के संसाधनों के ऊपर भी दबाव बनता है, और यही वजह हो गया कि जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है फ्रांस की जो संसाधन थे उन संसाधनों के ऊपर वो दबाव बना, और इसी दबाव के चलते संसाधन जो काफी महंगी होने लगी, और इस महंगी की वजह से लोगों को जो है पाव रोटियां जो खाना मुश्किल हो जाए, उनको रोटियां तक भी नसीब नहीं होने लगे। जो लेबर जो काम करते थे, मजदूर काम करते थे, उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी, काफी समस्याओं से जूझना पड़ रहा था।
यही वजह हो गया कि देखो कि फ्रांस में लोग जीने के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसमें न्यूनतम साधन जो है, जो खाने पीने का न्यूनतम साधन वो भी जुटा पाने में असमर्थ थे। इसी चीज को कहा जाता है जीविका संकट। यानी फ्रांस के लोगों में क्या होगी, जीविका संकट पर आ गई। उसके पीछे रीजन क्या था कि कई सारे जनसंख्या वृद्धि, दूसरी बात संसाधनों के ऊपर दबाव बढ़ा, इसका वजह से जीविका संकट में आई। पूछा जाए जीविका संकट किसको बोलते हैं, यानी खाने के न्यूनतम साधन, खाने के न्यूनतम साधन जब खतरे में हो जाओ, साधन खतरे में हो तो उसे जीविका संकट होता है, तो उसे जीविका संकट कहते हैं। ठीक है, तो उसे जीविका संकट। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रांस में जीविका संकट होने के पीछे रीजन क्या था। सबसे बड़ा कारण था जनसंख्या में वृद्धि, क्योंकि फ्रांस की जनसंख्या में जो है निरंतर वृद्धि हुई और इसी वृद्धि के चलते जीविका में उनका क्या हुआ, संकट पैदा हुआ। और इसी संकट का नतीजा हो गया कि लोगों को जीने के लिए खूब सारे संघर्ष करने पड़े, लोगों को जीने के लिए खूब सारे जो है समस्याओं को फेस करना पड़ा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। ठीक है, तो अगर किसी भी देश में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती है, अगर उनके साथ साथ संसाधनों में भी अगर वृद्धि नहीं होती तो समस्या तो हो गई। यही वजह हो गया कि जीविका के लिए संसाधन यहाँ बढ़ गए, क्योंकि यहाँ रोटियों के दाम जो है काफी ज्यादा बढ़ गए, यहाँ पर अनाज जो है मिलना मुश्किल होने लगा, है कि नहीं। और मजदूर जो है, मजदूरों को काफी मुसीबत का सामना पड़ा, काफी मुसीबत आ गई। ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम दिया गया है जीने का संकट। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1715 में कितना थी पॉपुलेशन, 1789 में कितना होगी फ्रांस में पॉपुलेशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट।